मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद सजाद अकरम। आज की नई नशिस्त के साथ आज के हमारे मेहमान मेरे बड़े ख़ास हैं। मेरे टीचर भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं और मेरे कोलीग भी हैं। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स रावलपिंडी में पढ़ा रहे हैं, मुजस्समा साजी के माहिर हैं और मेरी पहली इंस्पिरेशन थी, अभी भी है और प्रैक्टिस कर रहे हैं। सर इरफान हकीम, सर वेलकम टू। अब बात करते हैं। थैंक यू। सर इरफान का जो काम है मुझे बहुत शुरू से अपील करता आ रहा है। उनका जो थीसिस था मेरे लिए पहला इंस्पिरेशन थी अपने स्कल्पचर मुजस्समा साजी शोभा रखने की। तो आइए हम उनसे पूछते हैं कि उनका ये सफ़र कैसे शुरू हुआ, कहाँ से शुरुआत हुई, उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। जी इरफान भाई। सफ़र जो शुरू हुआ वो तो मतलब 97 में हुनरकदा गया। उससे पहले से ड्राइंग्स और वो चल रही थी, मगर जो प्रॉपर जो स्टडी शुरू की वो 97 में हुनरकदा गया और 2001 में तकरीबन उसका थीसिस देख के तो फिर अब तक इसी फील्ड से हूँ। तो आपकी क्या इंस्पिरेशन थी, क्या स्कल्पचर आपने किस चीज़ से इंस्पायर्ड थे कि आपने स्कल्पचर को मेजर रखा और उसको एज ए कैरियर लिया? शुरू से वो इंस्पिरेशन तो वो एक स्टेप बाय स्टेप एक वो दर्जा होता है। शुरू में तो नहीं पता था, बस ये कि वो प्लास्टर का कोई पीस मिल जाता था, उसको कार्व करके कुछ बना लिया। शुरू में मैं वो ये फाइटर प्लेन्स के वो मॉडल्स बनाया करता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता छोटी चीज़ें बना के फिर हुनरकदा जाने से पहले मैंने वो अफ्रीकन स्कल्पचर्स देखे वुड कार्विंग वाले, वो शुरू कर दिए बेसिक 3 टूल्स के साथ। वो बस उस वक़्त नहीं पता था, ये चीज़ें पॉलिश भी नहीं हुई थी, तो वो करता रहा बस ऐसे आहिस्ता आहिस्ता। फिर इंस्पिरेशन, फिर जब इस फील्ड में आया तो फिर पता लगा कि कई नाम ऐसे हैं कि जिनका काम देख के समझ लगी कि ऐसा काम और ऐसा काम, जिनमें साद गेन है, कई नाम हैं जो स्कल्पटर्स ज़हुरुल अखलाक हैं, शाहिद सज्जाद हैं, उनके काम देख के तो फिर लगा कि ये काम प्रॉपर सीखना चाहिए। फिर सही। एज ए कैरियर जब आपने चूज़ किया तो वो आपके लिए एक चैलेंजिंग मोमेंट था कि जब इसको एज ए कैरियर लिया जाए, और अब आप क्या समझते हैं कि एज ए कैरियर उसको जो हमारा मुआशरे में मुजस्समा साजी को कितनी पजीराई मिल रही है या उस टाइम में कितनी थी? तो उसको कैरियर सेलेक्ट करते हुए आपको कोई मुश्किल पेश आई? मुश्किल इस सेंस में कि अभी तक लोगों का वो मुजस्समा साजी का जो एक के जहन में एक चीज़ फंसी हुई है, वो यही है कि वो बुत परस्ती है और उस तरह की चीज़ें हैं। शुरू में थोड़ी सी वो होती थी, मगर अब ये है कि आहिस्ता आहिस्ता इसको वो मिल रहा है, थोड़ा सी जगह मिल रही है, तो अब लोग कुछ कराते हैं, मगर अभी भी स्लो है। कोई इतना वो आप आउटस्टैंडिंग वो नहीं कह सकते पोजीशन इसकी। आप फिर टीचिंग में आए, अपनी प्रैक्टिस के साथ साथ आपने एग्जीबिशन में भी पार्टिसिपेट किया, और तो बीइंग टीचर आपको क्या लगता है कि इस शोबे में जब आप आए बीइंग स्टूडेंट, तो उस वक्त आप समझते थे कि और अब के टाइम में क्या फ़र्क फील होते हैं? क्या जो टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है तो क्या स्टूडेंट्स उस तरफ ज़्यादा आ रहे हैं या अभी भी रुझान स्कल्पचर का कम है?
जब हमारा दौर था उस वक्त इंटरनेट वगैरह नहीं था, उस वक्त आप किताबों के साथ इंफॉर्मेशन लेते थे या किसी उस्ताद के पास बैठ के लेते थे। तो अब का ये है कि इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा आ गई है, मगर बच्चे प्रैक्टिकल नहीं रहे। अगर किसी को बोला जाए कि अगर एक हेड बनाना है तो उनको इन्फॉर्मेशन सारी होगी कि इसको ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, मगर जब प्रैक्टिकली बात आएगी तो वो फिर उस वजह से थोड़ा सा लैक करता है ये पोजीशन कि वो प्रैक्टिसिंग नहीं है। आपके कामों में जो मुझे सबसे ज़्यादा जो अपीलिंग लगते हैं, इंस्पायरिंग लगते हैं, जापान एक्सपो में आपने काम किया, 2005 में एक्सपो हुई थी पाकिस्तान पवेलियन, उसमें आपका काम था, वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता रहा, आपका थीसिस मुझे अट्रैक्ट करता रहा। तो आपके अपने लिए कौन सा ऐसा काम था जो बहुत चैलेंजिंग हो, आपको लगा हो कि हाँ इसने मुझे ज़्यादा टफ टाइम दिया है? एक ब्रास का काम जो है वो ज़रा चैलेंजिंग होता है, और अभी आजकल एक कोर्स शुरू किया, आजकल तो नहीं वैसे वो काफ़ी अर्से से चल रहा है, इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने का है। क्योंकि उसमें जब आप एक चीज़ बना लेते हैं और आपके पास कोई उसका सिर्फ नेट पे एक वो इंफॉर्मेशन होती है, जब फिज़िकल उसकी एग्जिस्टेंस होती है तो वो फिर उसमें भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। तो मेरा ख्याल में उसको टैकल करना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि आप उसकी बेसिक स्ट्रक्चर से लेके जब कंप्लीट होने तक, उसकी आवाज़ निकलने तक काफ़ी सारे मराइल होते हैं जो आपको तय करने हैं। तो मुझे वो ज़रा इंटरेस्टिंग लगता है, चैलेंजिंग नहीं लगता मगर इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि उसमें क्यूरियोसिटी का एलिमेंट होता है। तो बाकी ये कि ब्रास के काम में आपको स्टेप बाय स्टेप चलते हो, उसको बार बार हीट करना पड़ता है, रीहीट करना पड़ता है, तो वो फॉर्म तक आते आते आपको काफ़ी पेशेंस दरकार होती है। तो उस वजह से मुझे वो ब्रास के काम ज़्यादा अच्छा लगता है, जो वो आजकल भी एक पाइपलाइन में है, एक काम चल रहा है। आपके मेजर प्रोजेक्ट्स में आपने काम किया, आपने स्केल्स पे भी काम किए कि बहुत ह्यूज जो म्यूरल्स रिलीव्स किए, आपने बहुत छोटे स्केल पे भी काम किया, बिल्कुल प्लास्टर के छोटे छोटे पीसेस पे भी काम किया, वुड पे भी कार्विंग की। तो कार्विंग, एडिटिव, इंस्टॉलेशंस, इवन जो आपकी एक बर्ड्स की इंस्टॉलेशन है वो भी साउंड्स के साथ भी वो और पूरे इन्वायरमेंट के साथ भी करती है। आपको सबसे अपना अच्छा काम या अभी तक जो आप कहें कि ये मेरा बेस्ट काम है? नहीं ये मुश्किल सवाल है। बेस्ट अभी तक तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक कोई वो जगह आई है कि जहाँ पे लगे कि ये एंड है। लर्निंग का प्रोसेस तो चलता रहता है, मगर मेरा नहीं ख्याल कि अभी कोई ऐसा आया है। और क्या क्या आप हमारे नाज़रीन को बताएंगे कि आप सर जो है अभी इनका रिसेंटली काम चल रहा है, इंस्ट्रूमेंट्स बना रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट्स प्ले भी करते हैं, और इंशाल्लाह इनकी अभी एक अपने सोलो के लिए काम कर रहे हैं, जिसमें ये इंस्ट्रूमेंट्स को ही एज एन आर्ट फॉर्म लेके आ रहे हैं और एज ए इंस्ट्रूमेंट प्लेयर भी उसमें परफॉर्म करेंगे। तो आपके लिए ये साइड कैसा एक नया एक्सपीरियंस है कि म्यूज़िक प्लेइंग करना और म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स बनाना? क्या ज़रूरत महसूस हुई कि आपको लगा कि इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जाएं, और प्ले तो आप करते हैं? जब काम करते हैं ना उस वक्त हम अक्सर म्यूज़िक लगा के रखते हैं, तो इन्वॉल्वमेंट म्यूज़िक के साथ रही है। शुरू में गिटार्स भी बनाया करता था, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इस तरह मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स की जो साउंड है वो अच्छी लगनी शुरू हुई, तो दिल किया कि ये भी बनाऊं, और वो बनाए भी, उनकी आवाज़ भी सुन के, और जो एक
आप बेसिक से शुरू करते हैं और उसको लर्निंग का एक प्रोसेस जो चल रहा होता है, उस पे जो उतार चढ़ाव और जिस तरह से उसको कंट्रोल करना है, मेरे ख्याल है मेरे लिए वो क्यूरियोसिटी का एलिमेंट ज़्यादा अहमियत रखता है। कितने इंस्ट्रूमेंट्स अभी तक बना चुके हैं और क्या क्या नाम उनके दिए हैं? या बेसिक स्टार्ट किया था गिटार से, फिर उसके बाद एक सितार की बॉडी पड़ी हुई थी जिसका टॉप वगैरह और वो सारी स्ट्रिंग्स वगैरह लगा के उसकी ट्यूनिंग पैक्स बना के वो सारा किया। फिर एक सितार और बनाया खुद से ज़ीरो से, स्क्रैच से। फिर एक ईरानी इंस्ट्रूमेंट है कमंचे, वो बनाया। अभी 2 या 3 ऑनगोइंग है। और अभी एक और है मंगोलियन इंस्ट्रूमेंट है मोरन खुर के नाम से, वो 2 स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, वो भी बो इंस्ट्रूमेंट है, वो चल रहा है। एक हर्डी गर्डी बनाना है, तो वो काफ़ी सारे एक चल रहे हैं सिलसिले जो, मगर वो टाइम मैनेज करना और वो फिर थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि एक इंस्ट्रूमेंट एक बहुत बड़ी वो उसमें वो है, आप जब शिफ्ट करते हो तो वो दूसरा इंस्ट्रूमेंट फिर वो काफ़ी सारे उसमें वो आते हैं पहलू जो आपको वो शिफ्ट करना ज़रा मुश्किल होता है। सर की एक और ख़ासियत, सर ने पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स में एज ए रिस्टोरर भी काम किया, पेंटिंग्स को रिस्टोर भी करते रहे। सर उसके बारे में कुछ बताएं कि वो कैसा एक्सपीरियंस था? और वो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। वहाँ पे मैं तकरीबन गया 2007 में, तो स्टार्ट किया डिस्प्ले डिज़ाइनर से और उसके बाद मुझे मौका मिला कि उनके जो स्टोर्स हैं उसमें जो पीएनसी की कलेक्शन पड़ी हुई थी उसको बाकायदा करीब से देखने का मौका मिला और बड़े बड़े जो आर्टिस्ट हैं उनके काम को बड़ी देर तक देख के, और वो एक बड़ा मेरे लिए इंटरेस्टिंग पहलू था। और फिर उसके बाद साथ कैन की पेंटिंग्स को रिस्टोर किया, और कई पेंटिंग है कॉलिन डेविड साहब की पेंटिंग को, और वो एक प्रोसेस शुरू हुआ। एक जर्मन रिस्टोरर आए थे फ्रेडरिक, तो उनके साथ एक वर्कशॉप हुई। उन्होंने फिर आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें पीएनसी में, बल्कि एक रेस्टोरेशन लैब को भी उन्होंने डिज़ाइन किया। मैंने वो सारा उसको लेआउट वगैरह वो कंप्लीट करवाया और फिर वहीं पे फिर उस लैब में रेस्टोरेशन वगैरह का वो सिलसिला शुरू किया। तो वो एक बड़ा ज़रूरी काम जो था और वो इंटरेस्टिंग भी था मेरे लिए कि उन पेंटिंग्स को मज़ीद आगे तक देखा जा सके, एंजॉय किया जा सके उसको। तो वो मुझे बड़ा मज़ा आया उस काम का। इतने डिफरेंट आपकी ज़िंदगी के रहे हैं, रिस्टोरेशन, स्कल्पचर इटसेल्फ जिसमें जोड़ तोड़, वेल्डिंग, मेटल वर्क, कार्विंग, एडिटिव प्रोसेस, फिर आप टीचिंग में भी आए, तो कैसे मैनेज कर रहे हैं? कैसे ये फील्ड सपोर्ट कर रही है? कैसे ये ज़िंदगी के साथ साथ चीज़ें चल रही हैं? जब हुनर कदा जब स्टार्ट किया तो उसमें काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स जमाल साहब ने जब वो शुरू लिया करते थे, तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि जो डिसीजन मेकिंग है और कोई एक काम को एग्जीक्यूशन का एक तरीका है वो बहुत इम्प्रूव हुई। तो उसके बाद फिर वो जो 4 साल का एक वहाँ पे डिग्री वो की, तो उसके बाद फिर प्रैक्टिसिंग हो गया। तो ये चीज़ बड़ी मैटर करती है कि जब आप इंडिविजुअली एक काम को शुरू करते हैं
तो वो जो डिसीजन मेकिंग है वो आपको बड़ा हेल्प आउट करती है। तो इसलिए फिर एक वो बन गया कि कोई भी काम शुरू करना है तो उसका पहले प्रॉपर प्लानिंग और वो सारा, तो अब मुश्किल नहीं होती कोई भी काम शुरू करने के लिए। वो एक बेस बनी हुई थी तो वो अच्छी रही बेस। बिल्कुल, आपने सर की बातें सुनी होंगी और फॉर मी एक बहुत ही शाइस्ता इंसान और एक पुरसुकून शख्सियत जिनसे मैं हमेशा सीखता आ रहा हूँ और मेरे लिए बहुत इंस्पिरेशन का बायस बनते चले आ रहे हैं। आज भी कुछ भी पूछना होता है, कुछ भी काम के मुतल्लिक डिस्कस करना होता है तो मेरी पहली इंस्पिरेशन सर होते हैं और मैं उनसे डिस्कस करता हूँ। पिछले कुछ टाइम में सर ने बहुत मुश्किल फेज़ भी देखा हेल्थ वाइज, क्योंकि स्कल्पचर सिर्फ एक ऐसी फील्ड नहीं है कि जो आपको फिज़िकली भी बहुत इंगेज रखती है। तो सर बहुत बीमार भी रहे, आज भी उसी कंडीशन में है लेकिन स्टिल प्रैक्टिसिंग है और ये बहुत एक अप्रिशिएटिंग बात है कि उन्होंने अपनी हिम्मत जवान रखी हुई है। और अभी भी वीक में इनके 2 डायलिसिस होते हैं और ये खुद जाते हैं डायलिसिस कराते हैं और साथ साथ अपना आर्ट वर्क कंटिन्यू रखे हुए हैं, पढ़ा भी रहे हैं। और उसके दौरान एक सबसे अच्छी चीज़ जो मैं समझता हूँ कि इवन डायलिसिस के दौरान मैंने खुद देखा है कि ये वाटर कलर ड्राइंग्स कर रहे होते हैं और जो साथ बेड पे पेशेंट्स होते हैं उनके पोर्ट्रेट्स कर रहे होते हैं, उस टाइम को भी ये डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। तो सर उसके बारे में बताएं कि वो क्या फेज़ था और अभी भी उस फेज़ से गुजर रहे हैं। एक आर्टिस्ट के लिए कितना अहम है कि उस सारी फीलिंग्स को कैनवस पे पेपर पे उतारना और उनसे गुजरना, और ख़ुद भी जैसे उसी बेड पे आप होते हैं और साथ आप दूसरे पेशेंट्स को भी आप ड्रॉ करते हैं। उस सीरीज़ के बारे में भी बताएं और उन फीलिंग्स के बारे में भी बताएं। वो शुरू किया बेसिक, ये एक प्रोसेस है डायलिसिस का जो तकरीबन 3 से 4 घंटे होता है, जिसमें आपको सिर्फ लेटना होता है। और तो वो टाइम गुजारना आपको पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन तो हो जाता है, मगर आप हर दफ़ा आपको 3-4 घंटे वीक में 2 दफ़ा होता है। तो मैंने वो ड्राइंग शुरू की फिर, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर मुझे फरमाइशें आना शुरू हो गई कि मेरा पोर्ट्रेट कर दें, मेरा पोर्ट्रेट कर दें। तो वो फिर मैंने प्रॉपर शुरू कर दिया कि जब भी डायलिसिस पे जाता हूँ तो वो प्रोसेस शुरू हो जाता है, तो मैं अपने वाटर कलर निकाल के तो काफ़ी सारे पोर्ट्रेट्स किए जिनमें वो पेशेंट्स भी होते हैं, पेशेंट्स के वो रिलेटिव्स भी आते हैं और वो अपने अपनी फरमाइशें देते हैं और मैं अपना वो टाइम गुजारता हूँ उनसे, वो 3 घंटे, और वो उसमें फिर वो वाटर कलर करके वो करता हूँ। वो अब तक काफ़ी सारे कर चुका हूँ, जिनमें कुछ दोस्त तो अभी इस दुनिया में नहीं रहे, मगर ये है कि वो डॉक्यूमेंट है मेरे पास, वो तस्वीरें हैं उनकी जो मैंने किए पोर्ट्रेट्स। मुश्किल सफ़र है, मगर बहरहाल आपको तय तो करना पड़ता है। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह आपको हिम्मत दिए रखे और हम जैसों के लिए हिम्मत बने रहें। और इसी दौरान मैं एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि रिश्ते और दोस्ती कितनी अहम है इस सारे पहलू के लिए, और एक आर्टिस्ट के लिए इसके लिए रिश्ते कितने अहम हैं? ये तो एक मजमूआ है, आपको रिश्ते और दोस्ती और ये सारा एक पैकेज होता है जिनको साथ लेके चलना पड़ता है आपको, और रिश्ते निभाने भी पड़ते हैं। और मेरा ख्याल है ये तो साथ साथ चलता है आपके रोज़मर्रा के। आपने अगर, मेरा नहीं ख्याल कि अगर बहुत बड़े आर्टिस्ट बन गए हैं या कोई बहुत बड़े अफसर लग गए हैं तो आपकी रिश्तों में कोई दरार आती है। मेरा ख्याल है ये चीज़ें तो साथ साथ चलती हैं, उसमें तो कोई वो नहीं है।
ये सवाल इसलिए भी था नाज़रीन के मेरा इनसे जो एक रिश्ता है वो उस्तादी शागिर्दी के अलावा दोस्ती का बहुत एक गहरा रिश्ता है। तो उसी ताल्लुक़ के हवाले से मैंने ये सवाल किया कि दोस्ती बहुत अहम है और उसमें बहुत कुछ मैटर करता है कि आप कितना गिविंग हैं, कितना आप एक दूसरे के लिए करते हैं। आपके जैसे मैं आपको जानता हूँ, नाज़रीन को भी हम बताना चाहेंगे, आप पेट्स भी रखते हैं। जैसे हमारा जब स्टूडियो एक था, आपने डॉग भी रखे, अभी आप तोता पाल रहे हैं। तो वो कैसा एक उससे बॉन्ड है एक आर्टिस्ट के लिए, क्योंकि एहसास तबीयत होती है एक आर्टिस्ट की, तो उस रिलेशन के बारे में बताएं कि क्या है वो आपका एक नेचर के साथ इन्वॉल्वमेंट है। अब मैं छत पे काम करता हूँ तो कुछ ना कुछ बाजरा या कुछ इस तरह की चीज़ रोज़ मैं ऊपर लेके जाता हूँ, तो वो चिड़ियों से लेके कौवों से लेके मैना, तोता भी रखा हुआ है जो मेरे पास तब मैंने एज ए पेट रखा हुआ है। मगर ये बाकी सारी चीज़ें, गुलहरियाँ और ये सारी रोज़ जब मैं ऊपर काम करता हूँ तो उनका आना जाना लगा रहता है, तो मुझे अच्छा लगता है। अभी जो बर्ड सीरीज़ शुरू की हुई है वो भी अपनी ये मेडिकल सिचुएशन और क्योंकि वो आज़ाद हैं, तो अभी जिस फेज से गुज़र रहा हूँ तो वो अब समझ आती है कि ये काम क्यों शुरू किया। तो वो उस काम को मैं एज ए अपने ज़ाती इजहार के लिए मेरा ख्याल है वो कर रहा हूँ। तो ये इन्वॉल्वमेंट और वो बर्ड्स की एसोसिएशन वो सारी चल रही है उसके साथ। थोड़ा इनके काम के बारे में भी जानेंगे। जो मैंने इनका शुरू का काम देखा वो प्लास्टर कार्विंग, उसके बाद वुड कार्विंग, उसके बाद फाइबर ग्लास पे भी काम इनका बहुत मोनूमेंटल स्केल पे भी काम किया, बहुत सारे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स किए। अभी रिसेंटली जो काम कर रहे हैं वो मेटल में, ब्रास में और कॉपर में बीटिंग के साथ मेथड के साथ कर रहे हैं। सर क्या समझते हैं कि ये टेक्निक्स आर्टिस्ट को कितना रोल प्ले करती हैं कि उसकी ज़ाती जो अंदर की फीलिंग्स हैं उनको बाहर निकालने में, मटेरियल्स की और जो फॉर्म्स आप यूज़ करते हैं, जिसमें बर्ड्स सीरीज़ जो आपने शुरू की हुई, तो क्या आर्टिस्ट कैसे इन टेक्निक्स के थ्रू अपनी बातों को निकालता है, जैसे बीट करना और उस फॉर्म को बनाना, या जब कार्विंग करके किसी फॉर्म, सॉलिड फॉर्म में से चीज़ें बाहर निकाल देना, तो कैसे आप इनमें से समझते हैं कि आर्टिस्ट कैसे अपनी अपनी बातें इनमें निकाल पाता है? मेरा ख्याल है वो एक हम इसको अगर दो पार्ट्स में डिवाइड करें ना, एक किसी भी काम का एक प्रोसेस, उसके बीच में टूल्स और जिस तरह से उसको फॉर्म देना है वो, और क्या बना रहे हैं और किस तरह से बनेगा, उसकी एग्जीक्यूशन कैसे होगी और वो क्यों बना रहे हैं। तो ये एक पैकेज और एक आर्टिस्ट जब मेरा ख्याल है कुछ शुरू कर लेते हैं, कुछ काम बाद में समझ लगते हैं, कुछ काम शुरू में ही समझ लग जाते हैं। तो वो एक ऐसा ही है कि जैसे आप एक सफ़र पे जा रहे हैं तो उसमें जो मुश्किलात दरपेश आती हैं वो आपको किस तरह से टैकल करनी होती हैं। तो मेरे नज़दीक भी ये ऐसा ही है कि आपके लिए एक जैसे सफ़र होता है, उसी तरह से ये कि जब आपने एक शुरू किया काम, उसको एंड तक पहुंचाते जो आपकी एक फिर आखिर में उसकी पर्सनल सेटिस्फेक्शन, पर्सनल तो नहीं कहेंगे, वो एक सेटिस्फेक्शन का पहलू जो है वो आपको वो सारी थकान दूर कर देता है उस सफ़र की। जी नाज़रीन, की बात हो रही थी सर इरफान से उनके काम के हवाले से। पूछेंगे उनसे कि आर्ट उनके लिए क्या है, क्या मायने रखता है, जो उन्होंने अपनी अभी तक की सारी ज़िंदगी उसके लिए वक्फ कर दी है।
क्या मायने रखता है सर आपके लिए आर्ट? क्या डेफिनेशन है? क्या आप समझते हैं कि आर्ट है क्या? अगर मेरे लिए बात करें तो आर्ट मेरे लिए सब कुछ है। और जिस फेज से गुजर रहा हूँ उसमें भी जिस चीज़ ने मुझे अर्ज किया कि मैं उठूँ, वो मेरा ख्याल आर्ट ही था। कि अपना काम जो करने की लगन थी, उस चीज़ ने मुझे उठाया कि मैं उठूँ, फिर कुछ करूँ। वो आहिस्ता आहिस्ता शुरू हुआ। तो आर्ट मेरे लिए सब कुछ है, उसकी अहमियत मेरे लिए बहुत है। कुछ नए आने वाले आर्टिस्टों के लिए, फनकारों के लिए कुछ पैगाम देना चाहें और बताना चाहें कि आर्ट की अहमियत सिर्फ कमाने की हद तक नहीं, सिर्फ फेम की हद तक नहीं, आपके अंदर को रिजॉल्व करने की हद तक भी है कि आप कितना अपने आप को शख्सियत साजी में अपने आप को मैच्योर करते हैं, अपने इस ज़िंदगी में आने का मकसद समझते हैं। तो सर आने वाली नस्लों के लिए या जो जो नई जनरेशन है उसके लिए बताएं कि क्या ऐसी कोई चीज़ है जिससे लोग इस फील्ड से, स्पेशली स्कल्पचर से नहीं आ रहे या उसको एक और फॉर्म में लेते जा रहे हैं, तो उनके लिए कोई पैगाम? मेरा ख्याल है सबसे पहले जो एक पेशेंस है ना आप में, कि अगर एक काम जो शुरू करते हैं वो अगर काम नहीं होता तो आप उठ के चले जाते हैं। आप उस काम को बैठ के आराम से जब तक समझेंगे नहीं ना, तो वो काम होगा नहीं। जब आपकी ये प्रैक्टिस रहेगी तो आप में पेशेंस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा। पेशेंस के बाद पैशन तो डेफिनेटली फिर जब एक आपको अचीवमेंट या कोई इस तरह की अप्रिसिएशन मिलती है तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होती है। तो सबसे पहले यही है कि एक दफ़ा बैठ के आराम से मेहनत से काम करें, तो वो उनका स्टाइल भी इम्प्रूव होगा। और शुरू में बस किए जाए, तो जितना हाथ से गुजरेगा काम तो इम्प्रूवमेंट उसी तरह से ज़्यादा है। क्योंकि हमने जब पहली असाइनमेंट ही ऐसी देखी है जिसमें प्रैक्टिस की है कि मिट्टी को तोड़ना, उसको साफ करना, उसको गूंदना, यही एक पहली शख्सियत साजी की एक समझने की एक प्रैक्टिस है कि आपने अपने आप को तोड़ना, उसको वापस बनाना और फिर शेप करना, उसको कोई भी शक्ल देना। ये स्कल्पचर की एक मुजस्मा साजी की पहली एक सबक है जो मैंने इनसे भी सीखा और अपने दूसरे सालों से भी सीखा। बात करना कितना ज़रूरी है। हम मिट्टी के थ्रू बात करते हैं, अपने टूल्स और के थ्रू उस मीडियम को उतारते हैं, उससे कोई शक्ल बनाते हैं। एट द एंड आर्टिस्ट बात करना चाह रहा होता है। बात करना कितना ज़रूरी है? मेरे ख्याल है बात करना उतना ही अहम है जितना खाना खाना, सांस लेना। क्योंकि बात नहीं करेंगे तो वैसे ही कि जैसे आप एक गार में रह रहे हैं और आपका कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो आप वही सुबह से शाम करेंगे। बात करने से ये है कि आपके सोच के दरवाजे भी खुलते हैं। जिस चीज़ में आप बड़े ज़िद्दी होते हैं या आप समझ रहे होते हैं कि वो ठीक है, बात करने से मेरा ख्याल है वो चीज़ें रिजॉल्व होती हैं। ज़रूरी है। आप हमारे इस प्रोग्राम के बारे में कुछ कहना चाहें कि जो ये एक शुरुआत है डायलॉग की कि आओ बात करते हैं, ये आपके लिए कैसा था जब आपने सुना और इस प्रोग्राम के बारे में? मुझे बड़ा अच्छा लगा और आपका शुक्रिया क्योंकि आपने याद रखा मुझे और मुझे बाकी पार्टिसिपेंट्स के भी इंटरव्यू देखने का वो मौका मिलेगा और इस तरह से फिर बात से बात चलेगी।
तो बड़ा अच्छा सिलसिला है। और उससे ये है कि काफ़ी और लोगों की भी बातें शुरू किया, अच्छी एफर्ट है। बस हमारी यही कोशिश है कि हम इस सिलसिले को जारी रखें, आप लोगों से हम हर उस शख्सियत से मिलवाएं जो हमें इंस्पायर करती है और इस मुल्क के लिए खिदमात अपनी सरंजाम देती चली आ रही है। सर, बीइंग एन आर्टिस्ट, आप क्या समझते हैं कि एक जो मुल्क के खातिर काम करना, और ज़ात की खातिर तो हर कोई काम कर रहा होता है, अपने आप को बना रहा होता है, इस मुल्क की खातिर बहुत सी शख्सियात हैं जो कि अपना अपना रोल प्ले कर रही हैं बगैर किसी इस चीज़ के, जिनमें से एक मेरे नज़दीक आप भी हैं, जिनको कोई सरोकार नहीं है कि जी गवर्नमेंट ये कर रही है, वो कर रही है, जॉब्स हैं नहीं हैं, हम अपना काम करते चले जा रहे हैं। ये क्या जज्बा है? मेरा कहना हम तनकीद से बेहतर है कि अपने गिर्द का जो सर्कल है ना, उसमें बेहतर तरीके से परफॉर्म करे। तो हर कोई अगर इंडिविजुअली इस तरह करेगा तो मेरा ख्याल माशरा वैसे ही ठीक हो जाएगा। तो हम जो काम कर रहे हैं वो ज़िम्मेदारी से करें, और वो फिर तनकीद फिर उस तरह से नहीं रहेगी अगर सारे इस तरह से काम करें। हम तो यही चाहते हैं कि यही सोच हर एक फ़र्द की हो जो अपनी ज़ात को बनाने के साथ साथ इस माहौल को भी बेहतर करे और इस मुल्क को भी बेहतर करे। सर, हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने हमें टाइम दिया, और जैसे आज भी इनका डायलिसिस है और यहाँ से वहाँ जाएंगे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, और आप इनका काम देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे भी इनका काम देख सकते हैं, और नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स में भी इनका काम डिस्प्ले है, परमानेंट कलेक्शन में है, और इनकी प्रोफाइल्स भी हमारे प्रोग्राम की डिस्क्रिप्शन में आएगी, तो आप इनका प्रोफाइल विज़िट कीजिए। और सर, बहुत शुक्रिया आपका हमें टाइम देने का। हम अपना प्रोग्राम इसी पे ख़त्म करेंगे, और अगले हफ्ते हम अगली शख्सियत के साथ मिलेंगे, और आपकी राय और हमारे लिए बड़ी बाइस तरक्की है कि हम उसको बेहतर से बेहतर करते चले जाएं, अपने प्रोग्राम को, और इस मुल्क को बेहतर करते चले जाएं। आप सबका बहुत शुक्रिया। हम इख्तिताम करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।